आप सभी का स्वागत है। हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पुराने प्रश्न पत्रों के विषय में बात करते हुए आज 2014 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसके सामान्य अध्ययन पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, जो गोपद ब्राह्मण है उसे किस वेद से संबंधित है। तो इसमें यजुर्वेद दिया है, अथर्ववेद दिया है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब जो 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एकमात्र है। कौन सा है? गोपद ब्राह्मण है। ठीक है। ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद के हैं। शतपथ एवं जो तैत्तरीय ब्राह्मण है ये यजुर्वेद के हैं। पंचवी से तांड ब्राह्मण कौन सा है? तो सामवेद के। तो इन जो तीन वेद हैं तो उनके ब्राह्मण दिए हैं, और जो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। फिर नयनार कौन थे? तो ये कौन से थे? बी, शैव धर्मानुसारी। दक्षिण भारत में देखते हैं जो धार्मिक रूप से, मतलब वैष्णव धर्म में, तो उसमें 2 शाखाएँ थी, एक थी नयनार और एक थे अलवार। अलवार वैष्णव मतलब कि विष्णु के भक्त है, जो नयनार थे वो शिव के भक्त थे। ठीक है। तो इसमें दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए। नयनारों की संख्या 63 मानी गई है, अलवारों की संख्या 62 मानी गई। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? तो ये डी, गुजरात में स्थित था। वल्लभी प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा था। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंभात की खाड़ी में के मुहाने पर स्थित था। मान्यता अनुसार इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। यहाँ की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण वल्लभी विश्वविद्यालय था। तो यहाँ क्या था? वल्लभी विश्वविद्यालय था, इस वजह से ये फेमस था, जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जो वल्लभी विश्वविद्यालय था वो हीनयान से संबंधित था। फिर हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्य है, चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो ये कार्यालय में है। कार्यालय कहाँ है हम देखते हैं, तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्यालय यानी कि लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। वाजा, कोंडाने, पीतल, खोरा, अजंता, बेडसा आदि चैत्यगृहों का संबंध भी हीनयान धर्म से है। ठीक है। फिर अगला हमारा जो प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ है? तो ये राजगृह, जो बिहार का राजगृह है, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह बिहार में की सप्तपर्णी गुफा में जो गुफा थी वहाँ 483 ईसा पूर्व से संपन्न हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसके बारे में बात कहा गया। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने। तो ये जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की, इनके बारे में पूछा है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजातशत्रु समय का शासनकाल था। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। तो सप्तपर्णी कहाँ? राजगृह में। ठीक है। उसके बाद द्वार समुद्र राजवंश किसकी राजधानी थी? तो ये कौन से थे? होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। जबकि वनवासी कदम्ब की राजधानी थी। तो वनवासी जो राजधानी है ये किसकी थी? कदम्ब की राजधानी थी। वह तलकाड व कुबलाल रोगों की यानी कि गंगों की राजधानी थी। काकतीय वंश का संस्थापक भीम प्रथम था, भीम था। ठीक है। जिसने नलगोंडा हैदराबाद में राज्य का गठन किया था, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। फिर महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो जो महाभारत है ये जो शुरुआती है, इसमें जब 8800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें 2400 श्लोक हो गए तो इसको बढ़कर किया गया, नाम दिया गया भारत, नाम दिया गया है। जब 1 लाख श्लोक हो गए हैं तो इसको कहा शास्त्रीय संहिता कहा गया या महाभारत के नाम से जाना गया। तो सर्वप्रथम 8800 श्लोक जब थे तो इसको जय संहिता कहा गया। फिर 8800 से इसमें 24,000 जब हो गए हैं तो हम देखते हैं कितने इसको कहा गया है, भारत नाम दिया गया है। उसके बाद जब 1 लाख श्लोक हो गए हैं तब इसको कहा गया है महाभारत या जय शास्त्रीय संहिता कहा गया है, सतशास्त्रीय संहिता कहा गया है। और यह 18 पर्वों में विभक्त है। इस तरीके से महाभारत का हम देखते हैं, मतलब क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये जो भीतरी स्तंभ लेख है इसमें हूणों की पराजय के बारे में जो स्कंदगुप्त का नाम आता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख में पुष्यमित्र एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था। अगला है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका है, नागानंद है, रत्नावली, हर्षचरित। तो इसमें से देखते हैं जो ऑप्शन बी है 1, 2, 4। तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट की है, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और ये तीनों जो हैं हर्ष की हैं। बाकी जो हर्षचरित है ये बाणभट्ट ने लिखी थी। तो हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं बल्कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटकों के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। उसे साहित्यकार सम्राट
कहा गया है हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। फिर मुगल साम्राज्य आ गया, इसमें इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो कौन था ये? दारा शिकोह था। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहाँ के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर अकबर नाम से किया था। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ था। दारा को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दारा शिकोह को दी है। और दारा शिकोह ने जो उपनिषद थे उनका अनुवाद किसके नाम से किया है? तो सिर ए अकबर नाम से 52 उसने जो उपनिषद थे उनका अनुवाद किया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तुम देखते हैं जो रॉलेट एक्ट आया था ये कौन सा था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1616 से यानी कि 1916 से लेकर 1921 के मध्य में लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय रहे। इन्हीं का कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था। इसी के तहत इसको काला कानून भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से कब प्रभावित हो? 4 जुलाई, 10 जुलाई, उसके बाद कहीं 18 जुलाई दिया है क्या? ये सी ऑप्शन 18 जुलाई 1947 को। तो ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि जो थी वो निश्चित की गई थी। अभी भारत ने तुरंत ही अपना 77वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाया है, और इसके साथ ही कई सारी योजनाओं का भी प्रारंभ किया गया है। तो भारत इसको अमृतकाल के रूप में मना रहा है। अपनी आज़ादी के जो 75 वर्ष से लेकर के जो 100 वर्ष तक होंगे तो उनको अमृतकाल कह रहा है भारत। ठीक है। फिर ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। फूट डालो और राज करो की रणनीति थी, ये कब अपनाई गई थी? तो लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी। हम देखते हैं अंग्रेजों ने 1857 के बाद से ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी, और इसका जो विभत्स चेहरा है ये 1909 का जब मार्ले मिंटो सुधार आता है उसमें सबसे भयंकर रूप में दिखता। तो जो मिंटो थे, तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य फूट डालो और राज करो की ही था। स्वयं वायसराय मिंटो ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा था, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम घातक विष के बीज बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है इनका, ये पूछा गया है कि किसका स्टेटमेंट है, पीसीएस में या लोअर पीसीएस में कहीं आ चुका है एक आध बार। ठीक है। और आरओ में तो दिया ही है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के पहले कर्जन का 1905 में बंगाल विभाजन भी फूट डालो और राज करो की नीति का ही परिणाम था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये ए इसका हो जाएगा ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में है। 1913 में सोहन सिंह भाकना, तो इस गदर की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में था। ठीक है। इनमें से कौन उपग्रह यानी कि ग्रह जो है उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। इनको दो जो दल थे, एक थे उग्रवादी और एक थे जो सुधारक वाले, समाज सुधारक, मतलब जो साम्यवादी कहा जाए एक तरीके से। ठीक है। तो बीपीएल इनको बोलते हैं, लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में 3 लोग हैं, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन तीनों को उग्रवादी कहा जाता था, उग्रवादी विचारधारा के, और ये जो थे शांत विचारधारा के। ठीक है। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। ठीक है। अरविंद घोष हम देखते हैं बाद में पंडित, इनको जेल हुई थी, जेल होने के बाद में इन्होंने गीता राज लिखा। गीता राज के हम देखते हैं कि उसके बाद ये जो उग्रवादी विचारधारा उसको छोड़ करके सक्रिय जो राजनीति थी उसको छोड़ करके इन्होंने संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी चले गए। वहाँ अरविंदो जो हम आज के समय में सुनते हैं, तो अरविंदो की स्थापना इन्होंने अरविंद घोष ने ही की थी। ठीक है। अगला, इनमें से किसे द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी जो हैं, इन्होंने ही पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। तो ये द ओल्ड मैन यानी कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक कट्टर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत था इसको प्रतिपादित करने वाले पहले जो व्यक्ति थे उनमें से ये एक थे। अब इसमें पिछली बार
21 वाले में ही शायद ये जो वाला क्वेश्चन पूछा था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, ये जो इन्होंने पहले लेख हैं वो 1867-68 के बाद निकाले थे। लेकिन जो बुक है, ये किताब जो आई थी ये 1901 में आई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ये बुक कब आई थी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देता है। तो 2021 वाले में ही RO जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारतीय जो संविधान सभा बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ अगर पूछता कि अस्थाई या अस्थाई, तब क्वेश्चन अलग हो सकता था, ठीक है। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो ये कब लहराया गया था? भी हम देखते हैं, 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को जो रावी है यानी कि लाहौर में, तो ये लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उसी दरमियान जो है भारत का पहली बार संपूर्ण जो स्वतंत्रता के रूप में भारत ने मनाने के लिए बात कही है। इसको पूर्ण स्वराज का दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को 1930 में मनाया गया था और रावी में ही ये प्रस्ताव पास किया गया था कि हम 26 जनवरी को पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जब भारत गणराज्य बना तो 26 जनवरी को गणराज्य भी लागू किया गया है। तो कौन सा है इसका? 31 दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये ऐतिहासिक इसलिए था, इसमें पूर्ण स्वराज की पास किया गया था, जिसमें संबंधित प्रस्ताव को पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा झंडा लहराया था। तो ये तिरंगा झंडा जो अभी है उससे अलग था, उसमें चरखा बना था उस समय, ठीक है। भूदान आंदोलन का जो प्रथम यानी कि प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये पोचमपल्ली नामक गाँव था। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे। इस जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे थे। इस गांव में प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव दिया। यह स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 57 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने बाद में किया है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, जो ये ज्योग्राफी का आ गया। शुष्कता यानी कि शुष्कता दशा संदर्भित है तो किससे? बी, निम्न आर्द्रता से। मतलब शुष्कता कहाँ पर होती? आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी जो मतलब एयर में होती है, उसके आधार पर हम देखते हैं शुष्कता क्या होती है। 100% अगर आर्द्रता है तो उसको शुष्कता कम होगी, अगर 100% जो शुष्कता है तो वहाँ आर्द्रता बिल्कुल नहीं होगी, ये चीज़ है। शुष्कता दशा का जन्म निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मतलब वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता को घन यानी कि ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो पहला कौन सा है? हम देखते हैं कि एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका तीसरा है, दक्षिणी अमेरिका चौथा है, अंटार्कटिका पाँचवा है और जो छठा है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ये बी, महानदी जो है, महानदी उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है, तो महानदी उड़ीसा में ही डेल्टा बनाती है। 851 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र इतना तो लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर के जिले में सिहावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। फिर बेतवा नदी मिलती है तो कहाँ? यमुना में मिलती है आकर के। बेतवा नदी जो माता टीला बांध भी बनाया गया रानी झांसी जो थी उनके नाम पर। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 654 किलोमीटर है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियाँ केन, चंबल, टोंस व सिंध हैं। अगला जो प्रश्न है वो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो हम देखते हैं जो ऑप्शन सी है 9 है। कहाँ से हम शुरू करें? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। इसमें 9 राज्य जो हैं भारत के तटरेखा से लगे हुए हैं। भारत में सर्वाधिक जो लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ये भी क्वेश्चन आया है, ये PCS में आया है कि जो भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। इसकी समुद्र तटरेखा 1600 किलोमीटर है। उसके बाद में फिर पश्चिम बंगाल जो आपका आंध्र प्रदेश आता है, इस तरीके से।
तो मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मृदा, जो भारत की सबसे ज़्यादा एरिया में फैली भी यही मृदा है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में पोटाश एवं चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। भारत में उत्तर का मैदान, यानी कि जो गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बने हैं। तो जो मैदानी, यानी कि नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ खास करके जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूँ, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बांगर एवं खादर मिट्टी आती है। जलोढ़ सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। साधारणतः और जो ओरेबैंकी खरपतवार पाया जाता है कहाँ? तो ये तंबाकू के खेत में पाया जाता है। वैज्ञानिक भाषा में ओरेबैंकी या हिंदी में आज्ञा के नाम से ये जाना जाने वाला यह परजीवी किस्म का पौधा है, जो कि तंबाकू के अलावा चना, सरसों, टमाटर व जीरे की फसल को भी खराब कर देता है। तो इस तरीके से ये तंबाकू। फिर अगला जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो कहाँ? डी, सोयाबीन के दाने में। सोयाबीन मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसमें 38 से 40% प्रोटीन पाई जाती है, 22% वसा पाई जाती है, 21% कार्बोहाइड्रेट, 22% नमी यानी कि 12% तथा 5% भस्म होती है। सोयाबीन के अमीनो अम्ल की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? तो ये सी ऑप्शन है, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर है जो बासमती का चावल रोपा जाता है। बासमती भारत की सबसे लंबे, यानी कि लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम ओरेयाजिया सैटिवा है। यह अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। भारत चावल की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। यह चावल 2 प्रकार का होता है, श्वेत और भूरा। इसकी रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 ग्राम की जो केजी है पर हेक्टेयर के हिसाब से बोई जाती है। ठीक है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या था? देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना। इसमें देखो दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं होंगी, एक घटेगी एक बढ़ेगी। देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। निर्यात इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब मुद्रा अवमूल्यित होती है तो हमारा रुपया कम हो जाता है, तो हमारी जो चीज़ें होती सस्ती हो जाती है, इसलिए निर्यात बढ़ जाता है। आयात इसलिए घट जाता है क्योंकि जब रुपया की कीमत ज़्यादा मतलब कम हो जाएगी तो विदेशी जो चीज़ लाएंगे उनको बहुत महंगी पड़ेगी, इस वजह से आयात कम हो जाता है। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। देश में निर्यातों को बढ़ावा एवं आयातों का घटना मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। ह्यूमस उदाहरण किसका है? तो मृदा संरचना है, ये जैविक कोलाइड का है। तो जैविक कोलाइड क्या होता है कि किसी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का जो निर्माण है वो विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु आदि करते हैं। देखो ज़मीन पर क्या है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां गिरती हैं और जो जीव जंतु सड़ गल जाते हैं, वो सड़ल गलन के बाद जो उनका अवशिष्ट बचता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो कौन सा? ओडिशा नहीं रखता है। तो यानी कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इलायची होती है, ऐसे मान लीजिए। इलायची का उत्पादन भारत के केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों में होता है। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, बिहार व असम के बाद सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम के बाद उड़ीसा में जूट का उत्पादन होता है। ठीक है। फिर मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये पोवई झील जो है वहाँ से मीठी नदी निकलती है, प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत बिहार झील, द्वितीयक स्रोत कौन सी है? तो पोवई झील है। यह 15 किलोमीटर लंबी नदी है। कभी कभी इस तरीके की ये क्वेश्चन पूछ देता है जो मतलब लगता नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी नदी है। ये क्वेश्चन उस समय चर्चा में थी, नदी आ गया। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्पादन की दृष्टि से पूछ रहा है, उड़ीसा हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है। इसमें उड़ीसा दिया है लेकिन सर्वाधिक जो है झारखंड है, किंतु प्रश्नगत विकल्पों में झारखंड न होने के कारण उड़ीसा को माना जा रहा है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, ये HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल द्वारा ये निर्मित की गई है। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन जो है वही गेल द्वारा किया गया है इसका। फिर विश्व का भूगोल में तो अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान और हरियाणा को से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटीजोइक युग में हुआ था, जो 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। तो इसमें
दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहाँ पर माउंट आबू जो हम देखते हैं ये यहीं पर है। गुड़ शिखर जो चोटी है ये सबसे ऊंची यहाँ की सबसे चोटी है 1722 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कही जाती है। जो माउंट आबू यानी कि अरावली श्रेणी है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कही जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो बी एशिया में है उष्णकटिबंधीय यानी कि जो पर्णपाती वन। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे या सघन नहीं होते हैं। इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इत्यादि आते हैं। इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। देखो जितने भी जैसे भूमध्य रेखा ये हो गई, भूमध्य रेखा से लेकर के करीब 30 यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश पर है और यहाँ करीब 30 अक्षांश। तो हम देखते हैं एशिया के अधिकतर जो देश हैं उनकी अवस्थिति इसी दरमियान होती है। और इसमें क्या है कि यहाँ जो जलवायु जो पाई जाती है मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस वजह से जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं ज़्यादा एशिया में फैले हैं। उसका कारण यही है कि इस तरीके की जलवायु पाई जाती है और जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन होते हैं वो इसी जलवायु में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कारण है यहाँ। फिर सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है। तो डी विशिष्ट समुद्री वनस्पति जो वहाँ है इस वजह से सारगैसो सागर फेमस है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति के कारण है। सारगैसो समुद्र उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 अंश पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। इस तट पर मोटी समुद्री घास तय रहती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। इसी पर इसका नाम सारगैसो रखा गया है। तो ये पुर्तगाली जो नाविक थे उन्हीं की वजह से इसका नाम इसका पड़ा है। ठीक है, मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किस चीज़ का है? चांदी का है। मेक्सिको में शीर्ष चांदी उत्पादन में 4 देश कौन है? मेक्सिको सबसे ज़्यादा, फिर पेरू, फिर चीन, फिर पोलैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो कौन सा है? डुलूथ है। ये 5 जो झीलें हैं यूएसए और कनाडा में, तो उनको ग्रेट झील जो एरिया है उसको इस नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील है जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। प्रश्नगत विकल्पों में जो डुलूथ है इसी झील पर स्थित है। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये नया आंकड़ा है, अभी भी यही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इस तरीके से है। अगला अगर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तो बी तीसरा था, अभी दूसरा आ गया है। इस नया जो आंकड़ा आया है तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम पाई जाती है? यानी कि यूपी के, तो कौन सा? कानपुर में जो है, कानपुर नगर वाला, उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गौतमबुद्ध नगर 80.1% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, 46.7% है। जो ऊपर विकल्प दिए गए उसके हिसाब से कानपुर नगर कितना है? तो 79% है, 79.7% है। ठीक है, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। इस तरीके से 1911 से 21 के दशक में भारत में जनघनत्व में वृद्धि ऋणात्मक रही थी। तो इसको महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष कई बार पूछा गया है। इसमें 1950 का भी मतलब 1947 दे देता है, तो उस लोगों को लगता है कि विभाजन हुआ था, हो सकता वही हो, लेकिन वो नहीं था। जो 1921 वाला है इसी को जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस समय जनसंख्या गिरी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने वाला योग्य है? तो डी 2005 से लेकर 2015। इसमें मतलब रोजगार कम मतलब रोजगार कम पैदा हुए, वृद्धि ज़्यादा हुई, इसलिए इसको रोजगार विहीन दशक भी कहा जाता है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है तो किसके? ये ऑप्शन जो डी है, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। इसमें जो साक्षरता दर नापी जाती है भारत में, वो कहा जाता है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से ली जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। जो ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर मापी जाती है 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति, वो जो पढ़ना लिखना जानता हो, यही पैमाना है साक्षरता का। पढ़ना लिखना जानता हो मतलब स्कूल गया है कि नहीं गया, वो पढ़ना लिखना जानता हो, ये चीज़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में इस नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत? तो ये डी ऑप्शन 31.2 हो। तो अभी भारत में जनसंख्या जो शहरीकरण है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी जो है 31.2%, अब बढ़ करके हो सकता है 32-33 हो गया हो, लेकिन इसी तरीके से है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है तथा दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से। भारतीय फिर क्या है? तो संविधान आ गया। अब भारतीय संविधान में समानता का अधिकार
5 अनुच्छेदों में स्वीकृत है वे हैं कौन कौन से, तो जो समानता, स्वतंत्रता, समानता और इस तरीके की बात की गई, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो ऑप्शन बी है ये सही है। पहला 14 से 18 समानता की बात करता है, 18 से फिर लेकर के हम 20 तक देखते हैं तो ये अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समझ समता, 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आधार आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, 16 लोक नियोजन में समता की बात करता है, फिर 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, तो 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था, तो उधार मतलब कहाँ से, किस देश से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो हमने जो पॉलिटी पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि किस देश से कौन कौन से प्रावधान संविधान में लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। अब हम देखते हैं डीपीबीएसपी में यानी कि कौन सा है जो बाद में जोड़ा गया, तो सी मुफ्त कानूनी सहायता जो है ग्राम पंचायत, ये सारे मुफ्त कानूनी सहायता 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन कौन से। अनुच्छेद 39 शोषण से बच्चों की एवं वयस्कों की सुरक्षा, 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो यही कह रहा है मुफ्त कानूनी सहायता जो है ये बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 के यानी कि ए जो है ये उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ी गई है। फिर संघ एवं राज्य, फिर कह रहा कि इनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था, तो ये केंद्र राज्य संबंध में सिफारिशें देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य शिवरामन तथा एसआर सेन थे। इस समिति ने 1988 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। ये काफ़ी फेमस, जब हम मेंस के लिए पढ़ते हैं तो सरकारिया आयोग की जो रिपोर्ट है इसके जो सुझाव दिए थे इसको जो रिकमेंडेशन थी उसको लिखना होता है, उस पर इसको पढ़ना पड़ता है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो बी यानी कि ऑप्शन भाग 11 में किया गया है संघ राज्य संबंध है। देखो भाग 11 में संघ राज्य संबंध में विधायी और प्रशासनिक, भाग 12 है उसमें वित्तीय संबंधों की बात कही गई। तो संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी एवं विधायी संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 और 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ये हमने जब राष्ट्रपति वाला लेक्चर पढ़ाया है तो उसमें बहुत अच्छे से बताया है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो काम करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, और वो भी नहीं तो वरिष्ठता के आधार पर जो सबसे ऊपर होंगे वो जैसे 33 हैं इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, तो उनमें से कोई एक करेगा। अगर वो भी मतलब 34 के 34 अगर न्यायाधीश नहीं है तो जो भारत का महान्यायाधीश है वो करेगा राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो। ठीक है, उसके बाद न्याय व्यवस्था, तो भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित किससे है, तो बी जनहित याचिका से संबंधित। भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं से न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। भारत में न्यायिक सक्रियता के जनक न्यायमूर्ति PN भगवती हैं। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो इसमें कह रहा उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे के पदाधिकारी से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ही सही है। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार यानी कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था वाला तो ये करंट का क्वेश्चन है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी, तो VP सिंह द्वारा की गई थी। 1985-86 के बजट में की गई थी इसकी घोषणा। सार्वजनिक व्यय, करारों पर सार्वजनिक ऋण तथा हिनाट प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्था यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे, तो ये M मालेगाम जो समिति बनी थी सूक्ष्म वित्त संस्था यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए M मालेगाम समिति का सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया था। हाल ही में RBI ने बैंकों से खराब ऋण एवं धोखाधड़ी के मामले में इनकी निगरानी हेतु YH मालेगाम की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया है। फिर प्रतिछाया बैंकिंग क्या होता है, इसको शैडो बैंकिंग बोलते हैं। तो बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, ये शैडो बैंकिंग कहलाता है।
गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। उल्लेखनीय है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होती है और जिसका प्रमुख कार्य उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार या तथा चिटफंड से संबंधित कार्यों के में निवेश करना होता है। लेकिन ना ही सरकार का और ना ही RBI का इन पर कोई अंकुश होता है। ये राज्य सरकार के तहत आती हैं, ठीक है। फिर अगला ये छोड़ दो। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है। विक्रय कर, कस्टम ड्यूटी, ये संपदा शुल्क। जो संपदा कर लगता है यानी कि वेल्थ टैक्स जो होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो आय कर, इसमें कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स, निगम टैक्स यानी कॉर्पोरेट टैक्स, व्यय कर जो बिक्री कर होता है, संपदा कर, पूंजी लाभ, कैपिटल गेन टैक्स, इसको डिविडेंड टैक्स। फिर ब्याज कर जो होता है, उपहार आदि पर जो कर लगते हैं, ये सब कौन से डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और सीमा शुल्क आदि जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स के तहत आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता? तो बी, जम्मू और कश्मीर का नहीं करता था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अतः भारत सरकार की नीतियाँ अब वहाँ भी पूर्णतः लागू हो गई हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये कितनी थी? सी, 10 लाख रुपये है। अब ये 20 लाख हो गई है। तो इन प्रश्न के पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 3.5 लाख रुपये थी, जिसे अब कितना? तो 20 लाख कर दिया गया है। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे इस तरीके दिया है। इसमें पी क्या दर्शाता है? तो पी जो होता है व्यक्तिगत जो आप जानकारी होती है उसको इंडिकेट करता है। उसके बाद हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है जो टायर होते हैं। वायुयान के टायरों में भरने हेतु नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना नगण्य हो जाती है। उसके बाद क्या है? सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। ये सही बात। तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो जो ए है वो सही है, लेकिन जो कारण है उसका है वो गलत है। क्या है? तो इसमें तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे निद्रा में व्यवधान आता है। इसीलिए सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, मतलब ज़रूरत नहीं होती है तीव्र प्रकाश की। शरीर में पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण किया जाता है। पीनियल ग्रंथि एक मटर के आकार की ग्रंथि है और मस्तिष्क के मध्य से ठीक ऊपर स्थित होती है। दिन के दौरान पीनियल निष्क्रिय रहता है और जब सूरज ढलता है और अंधेरा होता है तो एसियन द्वारा पीनियल को सक्रिय कर दिया जाता है और मेलाटोनिन का उत्पादन होने लगता है और यह रक्त में फैल जाती है, जिसके कारण नींद आने लगती है। तो नींद आने का कारण मेलाटोनिन जो ग्रंथि है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती है। अगला है लाल स्याही बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है? ईओसिन से बनाई जाती है। लाल स्याही या रोशनाई या रमस एक द्रव है जिसमें बहुत से रंजक होते हैं। लाल स्याही ईओसिन से बनाई जाती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC बोलते हैं इसको। तो जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का नामक गैस फैलने से हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग सोने व चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। अगला जो है कि निम्न में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ये बी, सेंधा नमक जो है डेली खाद्य रूप में नहीं प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है तो हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों से की चट्टानों से, या फिर कौन सा? तो सी, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। तो प्राकृतिक कपूर चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। कपूर के वृक्ष का वानस्पतिक नाम चिन्ना मोमस है, कैम्फोरा है, यानी कैम्फोरा से प्राप्त होता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। यह मुख्यतः चीन में पाया जाता है, जहाँ से यह जापान, कोरिया, ताइवान या वियतनाम जैसे दुनिया के बाकी देशों में पहुँचा। भारत में कपूर के वृक्ष देहरादून, मैसूर, सहारनपुर व नीलगिरी में पाए जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? सहायक आहार कौन सा है? तो डी, विटामिन जो होते हैं ये मुख्य आहार की भूमिका नहीं, ये सहायक के रूप में यूज होते हैं। सप्लीमेंट्री एक तरीके से कह दो, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है इनकी, विटामिन की। तो विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनको सहायक आहार कारक की संज्ञा दी जाती है। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो सी, कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये बी केराटिन जो प्रोटीन होता है। मानव के बाल एवं नाखूनों में, पशुओं के सींग एवं खुर में केराटिन नामक प्रोटीन विद्यमान रहता है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? सी केसिन के साथ साथ कैरोटीन जो होता है ये प्रोटीन उसमें पाया जाता है। देखो केराटिन जो था ये क्या, तो मानव पाया जाने वाला केराटिन नामक प्रोटीन है, और कैसिन और जो कैरोटीन है ये अलग चीज़ है। ठीक है, कैसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद एवं कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध जो रंग हल्का पीला हो जाता है। लैक्टोज की मौजूदगी से दूध में हल्की मिठास होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो कौन सा डी रबर जो है जैव निम्नी, तो पॉलीथीन, प्लास्टिक और ये सारी मतलब जैविक रूप से ये अब अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए इनको नहीं माना जाता है। जो रबर है ये अपघटित हो जाती है। तो प्राकृतिक रबर जैव निम्नीकरण होता है या पेड़ों और लताओं के रस या रबर क्षीर से बनता है। यूकाबिएसी कुल, आर्टिकेसी कुल, एपेसाइनेसी कुल तथा कंपोजिटी कुल की यानी कि ग्वाइलो इत्यादि के बड़े बड़े वृक्षों, कुछ लताओं और झाड़ियों के रबर क्षीर से प्राप्त किया जाता है। इसमें भारत के त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, मालाबार, दुर्ग और सेलम में यानी कि सलेम में उगाया जाता है। रच्छरबीर में शुष्क रबर की मात्रा लगभग 32% रहती है। इसका क्या है, विशिष्ट घनत्व इतना है दिया है। शुद्ध रबर में ना गंध होती है और ना ही रंग होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो बी ऑप्शन कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो इसमें ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में, ये क्वेश्चन कई बार आया, कहाँ पाया जाता है? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल जो है, ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है इसको ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर ये है, उसके बाद फिर आयनोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर आ जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इसमें बीच में मध्यमंडल भी आता है, लेकिन जो समताप मंडल की निचली परत में पाया जाता है। कहाँ से? तो ये 20 से लेकर के करीब 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है जो ओजोन परत है। यहाँ इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आया है। तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। O3 इसका जो सूत्र है। पर सामान्यतः पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन है, ये भी पूछा गया। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। ओजोन परत की क्षति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जितनी भी क्लोरोफ्लोरो वाली गैस हैं ये सारी इसके ओजोन के लिए क्षतिकारक के लिए जिम्मेदार हैं। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? तो 78.07, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% है। तो ये चार जो प्रमुख गैसें हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन पाई जाती है। फिर निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो कौन सा है? लकड़ी काटना। वन महोत्सव बनाने से अच्छा रहता है, वनारोपण से भी रहता है, सामाजिक वन की से तो पर्यावरण और मजबूत होता है, बट लकड़ी काटने से पर्यावरण को क्षति होती है। ये चीज़ निम्नलिखित यानी कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके? जीव और वातावरण के बीच जो संबंध हैं उनका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। फिर अगला, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है तो किसके द्वारा? वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। इसमें कह रहे हैं कि देखो, छोटे छोटे बांध बनाकर सस्यावर्धन संस्थानांतरित कृषि को प्रतिबंधित करते हैं। जो मतलब एक जगह के पेड़ काट करके फिर दूसरी जगह पेड़ काटने चले जाते हैं, उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ढलान वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखीय जुताई, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती, पवन की दिशा में समकोणीय जुताई आदि के द्वारा मृदा अपरदन क्षरण को रोका जा सकता है। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ये कौन सा है? बलिया से नहीं करती है। तो उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई इन तीनों से करती है, लेकिन सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव आदि जिले भी हैं। झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सी है ये? डी क्रोएशिया की प्लिटविस झील जो है इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सतत विकास से संबंधित है। जब 1992 में यानी कि ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी में एजेंडा 21 अपनाया गया था। यह सतत या टिकाऊ विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। फिर यूपी स्पेशल जनरल नाम दिया गया है तो डी को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को जनरत नाम दिया गया है। अगला है 2013 छोड़ दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में, ये भी 15-16 का है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है तो कहाँ से? पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, या भूमि राजस्व से,
या संघीय एक्साइज ड्यूटी से। तो बी जो ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो व्यापार कर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो डी ग्रेटर नोएडा में की गई नॉलेज पार्क की स्थापना। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित कहाँ है? तो सी लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहीं मेरठ, हाँ मेरठ दिया है। मेरठ में जो भारत का है वो शिमला में है, और जो यूपी का कहाँ है? मेरठ में है, मोदीपुर मेरठ में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी रहा है? तो उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा देना। जो प्रथम हरित क्रांति आती है उसमें उन्नत किस्म के बीज को ही बढ़ावा दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है। उस सूची में निम्नलिखित शहरों में से किस स्थान का नहीं था? तो बी, किसमें? इलाहाबाद उस समय नहीं था, अभी तो अगर हो गया है। 2015 को इलाहाबाद मेट्रो रेल चलाने की घोषणा की गई, जबकि यह प्रश्न 2014 में पूछा गया था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक यानी कि NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो डी, वाराणसी में किया जाता है। अभी तर्कशक्ति वाले आ गए, इनको छोड़ दे रहे हैं। इनको सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको एक साथ देखा जाएगा। अगला जो है समसामयिकी है, ये भी छोड़ दो। फिर ये जो विविध वाले हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ए, मीरा कुमार, जो उस समय की 2014 में लोकसभा अध्यक्ष थी, उनके द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, सैमसंग कॉर्पोरेशन है, गेस्ट कीन एंड विल, ये अब तो बहुत सारी हो गई हैं, 2-4 दिया है। कौन सा? सैमसंग कॉर्पोरेशन और LG। फिर मेघालय का लोक नृत्य कौन सा दिया है? तो लोहो जो है मेघालय से संबंधित, मेघालय की जयंतिया जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य लोहो या लाहो बागला भी मेघालय का एक लोक नृत्य है। फिर है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। फिर अगला, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो डी, भूमि राजस्व शामिल नहीं किया जाता। किसी फार्म के चल लागत यानी कि जो स्थायी जो कैपिटल है उसमें कौन कौन सा? तो भूमि राजस्व को शामिल नहीं किया जाता है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो कौन सा था? जेम्स विल्सन था। भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत 1860 में जेम्स विल्सन ने की थी। बजट जो है पहली बार प्रस्तुत किया गया है भारत में, 1860 के आसपास प्रस्तुत भी किया गया है। लखनऊ उपवाय पुस्तक किसके? तो ये कौन है? विनोद मेहता जो है, लखनऊ उपवाय पुस्तक इन्होंने लिखी थी। देखो पुस्तक से क्वेश्चन हर साल आते हैं, जो उस समय की प्रचलित होती है और जो एक पुरानी पुस्तक होती है, इस तरीके से। फिर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग का प्रारंभ कर दिया था? तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में किया गया था। मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से? तो ये USA यानी कि अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। देखो भारत में कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, रूस के, जैतापुर महाराष्ट्र में है, फ्रांस से, कोवाडा आंध्र प्रदेश में, USA मतलब अमेरिका से, हरिपुर पश्चिम बंगाल रूस से, मीठी वर्दी गुजरात में है, USA के सहयोग से। तो भारत में जो परमाणु संस्थान है ऊर्जा उत्पादन के लिए, ये किसी न किसी देश के सहयोग से भारत के खुद स्थापित किया जा रहा है। तो अभी वर्तमान में शायद 22 के आसपास हैं। तो इनको जो हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि पूछ दिया जाता है। अब अगला सम्मान हिंदी का आ गया, तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये वाला लेक्चर हमारा यहीं तक था, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।